हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, मैं भी मस्त। स्टार्ट करते हैं यार आज के हम लोग अपने इस लेक्चर को, जहां हम लोग आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर हमारा है ये वन शॉट होने वाला है, कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, जिसमें हम हर एक चीज को डिटेल्स में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चैप्टर को समझने की कोशिश करना, नहीं तो केमिस्ट्री में जानते हो ना, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होंगे जो आप याद करते करते थक जाओगे। तो इसलिए हर एक रिएक्शंस को, हर एक चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझना है, कहीं भी याद रखना, रटने वाला काम नहीं करना है। ओके, तो चलिए यार बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले इस चैप्टर में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फिर सॉल्ट के बारे में हम लोग अलग से आते हैं। तो एसिड क्या होता है, एसिड को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जानते होंगे यार, ऐसे सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट, जो खाने में खट्टा हो, जिसका टेस्ट थोड़ा खट्टा हो, सावर इन टेस्ट हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड कह देते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। चलिए, अब एसिड को यदि कंप्लीटली डिफाइन करना हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट और साथ ही साथ विच टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी ये जो एसिड होंगे वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, एग्जाम्पल ऑफ एसिड, तो एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 नाम बताओगे यार, क्या होता है, क्या होता है नाम, सल्फ्यूरिक एसिड। आप HNO3 इसका नाम बता सकते हो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। H3PO4 क्या नाम होता है इसका बच्चों, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, कुछ कुछ याद रखेंगे आप लोग। इसी तरह से HCOH इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। कहाँ पाया जाता है बता सकते हो आप? चलो यार, चैप्टर के बीच में पता चल जाएगा आपको। तो फिलहाल एसिड को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेस। बेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो बेस आपके ऐसे सब्सटेंस होंगे विच आर बीटर इन टेस्ट, मीन्स थोड़ा तीखा होता है इसका स्वाद। ठीक है ना, जैसे हम सोप, साबुन की बात करें, यदि कभी टेस्ट किए हो तो वो तीखापन आता है। ठीक है ना, तो बेसिस क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस विच आर बीटर इन टेस्ट। और ये बताओगे मुझे, ये लिटमस का कलर किसको किस में कर देता है चेंज करके, एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम लिटमस पे भी आएंगे। तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, जबकि बेस आपका क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये बात समझ में आई? चलो यार, वेरी गुड। तो ये एसिड और बेसिस क्या होता है ये समझे। इसी का एग्जांपल की भी हम बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला हो जाएगा CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, क्या नाम होता है इसका, कॉमन नेम क्या है, हाँ, स्लैग्ड लाइम। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका कंपोनेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है MgOH होल ट्वाइस। बता सकते हो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन हमें आगे देखने को, मतलब इस तरह के कंपाउंड्स आगे हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले आएंगे इंडिकेटर। किस पे आएंगे, इंडिकेटर। क्या होता है इंडिकेटर, तो देखो यार, इंडिकेटर को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, मतलब एसिड और बेस का पहचान करने में हमें हेल्प करता है इंडिकेटर। नाम पे जाओ यार, इंडिकेट करने वाला, उसे ही कह देंगे इंडिकेटर। तो इसलिए इंडिकेटर होंगे ऐसे सब्सटेंसेस विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस के बीच डिस्टिंग्विश करने वाले सब्सटेंस को हम इंडिकेटर कह देंगे। ये जो इंडिकेटर होते हैं ना, ये खुद एसिड भी हो सकते हैं, यानी कोई एसिड ही एक इंडिकेटर की तरह बिहेव कर सकता है।
कोई बेसिक सब्सटेंस ही इंडिकेटर की तरह बिहेव कर सकता है, या हो सकता है कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस भी इंडिकेटर की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो इंडिकेटर की भी हम बात करें तो इसमें भी टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो इसको हम मेनली 3 तरह के क्लासिफाई करेंगे, 3 तरह से। पहला हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर हम किसे कहेंगे? ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से हमें ऑब्टेन होता हो, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? लिटमस। इसका सबसे एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल है वो आपका लिटमस है। लिटमस बता सकते हो ये लिटमस कहां से ऑब्टेन किया जाता है? किस नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया जा सकता है? याद है? तो ये एक प्लांट होता है जिसका नाम लाइकेन होता है, वहां से ऑब्टेन होता है। तो ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, ठीक है ना। तो ये लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका जो सोर्स है वो नेचर है, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया जा रहा है, इसलिए इस इंडिकेटर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। अच्छा, जो लिटमस होता है ना, अभी हम बताए थे ना, लिटमस आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है ना। अभी नहीं समझ आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये लिटमस जो होता है ना, इट इज एम्फोटेरिक बिहेवियर, एम्फोटेरिक बिहेवियर। और इसका भी कुछ अपना कलर होगा न्यूट्रल मीडियम में। तो इसका जो कलर होता है ये आपका पिंक होता है इन न्यूट्रल मीडियम। यानी आप यदि हम एसिड ना बेस में डालें, न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं तो इसका कलर पिंक होता है। लेकिन जब हम इसको एसिड में डाल देते हैं, एसिड में डाल देते हैं, तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। और इसी लिटमस को यदि बेसिक मीडियम में डाल दिया जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगा। तो याद रखेंगे, लिटमस को यदि एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दे तो रेड, बेसिक सॉल्यूशन में डाल दे तो ब्लू। याद रह जाएगा इतनी बातें। ये नेचुरल इंडिकेटर था। इसी में आपका सेकंड टाइप जो होगा वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया? सिंथेटिक यानी जिसको हम सिंथेसाइज कर रहे हैं लैब में या फिर कहीं फैक्ट्री में, सिंथेसाइज बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, उसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे। तो इसके भी 2 टाइप होते हैं आपके। इसके 2 एग्जांपल हो जाएंगे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको इस दोनों को। एक होता है मिथाइल ऑरेंज। ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, ये एक्चुअली में एक बेस है। एक्चुअली में क्या है? ये बेस, खुद बेस है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, इट इज बेसिक। और ये जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है ना, बेसिक कंडीशन में ये आपका ऑरेंज कलर होता है इसका, याद रखना यार। तो अब देखो, यदि हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं, यदि मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। और यदि हम बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में इसे डालेंगे तो ये तो ऑलरेडी बेसिक है, तो इसका कलर चेंज होने वाला ही नहीं है बेस में, तो इसलिए ये कलर आपको ऑरेंज ही मिलेगा। तो बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर ऑरेंज ही रह जाता है। ओके ना। हाँ, और इसका एक और एग्जांपल है, दूसरा जो एग्जांपल है वो है फेनोप्थेलिन। फेनोप्थेलिन ये एक एसिडिक इंडिकेटर है, मतलब ये खुद एसिड है। बात समझ में आई? और इसका कलर जो होता है ना एसिडिक मीडियम में, इट इज कलरलेस। एसिडिक मीडियम में कलरलेस है। तो याद रखेंगे, यदि ये खुद एसिड है, एसिडिक मीडियम में कलर चेंज नहीं करेगा, कलरलेस रह जाएगा। लेकिन याद रखना है, ठीक है ना, बस याद रखना है किसी तरह से। तो एसिड में या न्यूट्रल मीडियम में हम बात करें तो ये आपका क्या रहने वाला है? कलरलेस रहने वाला है। लेकिन जब हम लोग फेनोप्थेलिन को बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये आपका पिंक हो जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि फेनोप्थेलिन जो होता है वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, जबकि एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में ये कलरलेस रहता है। ओके, तो ये दूसरे टाइप के इंडिकेटर हो गए। पहला आर्टिफिशियल, ये पहला क्या था? नेचुरल इंडिकेटर था। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया। और तीसरा जो है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं ना जिसके स्मेल के बेसिस पे हम उसे डिसाइड कर लेते हैं। स्मेल से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कोई सब्सटेंस ऐसी रहेगी बेस है। समझ रहे हो? तो पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर एग्जांपल से समझा देता हूं।
तो दो सब्सटेंसेस which changes its smell, which changes its characteristic smell in एसिडिक और बेसिक मीडियम। अब यहां पे एसिडिक और बेसिक मीडियम का क्या मतलब है? इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में ये अपना कलर चेंज कर लेता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है ना। तो होता क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें ऑनियन, मान लीजिए, अच्छा जनरली एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, जनरली ये क्या करता है ना, बेसिक मीडियम में ये अपना कैरेक्टरिस्टिक इसमें लूज कर देता है। बेसिक मीडियम में जनरली हो सकता है कहीं कहीं एसिडिक मीडियम में भी ये चीज़ हो जाए, लेकिन जनरली ये बेसिक मीडियम में अपना स्मेल जो है ना वो लूज कर देता है, जबकि एसिडिक मीडियम में ये रिटेन कर लेता है। एसिडिक मीडियम में उसका स्मेल आएगा जो था, लेकिन बेसिक मीडियम में ये लूज कर देता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट का मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है ना, इट loses its characteristic smell, it loses its characteristic smell in basic medium। इसका क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें ऑनियन, प्याज, ठीक है ना, प्याज का अपना एक स्मेल होती है, ऑनियन का होता है ना भाई। ऑनियन आपके सामने रखा होगा तो आप स्मेल से बता दोगे भाई ये ऑनियन है। मान लीजिए उसी ऑनियन को क्या किया, आप काट दिए, ठीक है ना, तो चॉप्ड ऑनियन जो कटा हुआ ऑनियन होगा उसको आपने मान लो एक कपड़े में बांध दिया। कपड़े में बांध दोगे तो क्या होगा, उस कपड़े को ओपन कर लो भाई, प्याज हटाओ, उस कपड़े से अब स्मेल आएगा ऑनियन का कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई, ऑनियन का स्मेल आएगा। यदि हम उस कपड़े के ऊपर यदि बेस का 1-2 ड्रॉप डालेंगे तो उसका स्मेल जो था ना, ऑनियन का स्मेल, वो गायब हो जाएगा। तो समझ जाना, यदि स्मेल गायब हो जाए तो समझ जाना कि जो आप सब्सटेंस ऐड किए हो ना उसमें वो बेसिक इन नेचर था, लेकिन एसिड डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब बेस के प्रदेश में क्या आ रहा है, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लूज कर दे रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं, ऐसे इंडिकेटर को ही कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बात समझ में आई? तो इट लूजेज इट्स स्मेल इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या करेगा, ये अपना स्मेल लूज कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। इसी तरह से क्लोव ऑयल भी होता है, ये भी आपका बेसिक मीडियम में जो स्मेल होता है वो। इसके एक और एग्जांपल भी हो सकता है वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो ये सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो अपना स्मेल बेसिक मीडियम में लूज कर देते हैं। तो ये आपका होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इस तरह से इंडिकेटर वाला पार्ट उम्मीद करते हैं कि यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, कौन किस मीडियम में क्या कलर शो करता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो इंडिकेटर हो गया। अब इसके बाद हम लोग एसिड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एसिड्स, तो एसिड जो होता है ना, जनरली हम लोग 2 तरह के एसिड की बात करेंगे, एक डाइल्यूट एसिड और एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं, तो यदि अमाउंट ऑफ वाटर कम हो तो उसे हम डाइल्यूट कह देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड कब कहेंगे, जब अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो। तो इसलिए डाइल्यूट एसिड का मतलब जहां पे लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो। और कॉन्सेंट्रेटेड को अरे उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब जो वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, पानी का मात्रा ज्यादा हो तो उसे डाइल्यूट कहेंगे। और कॉन्सेंट्रेटेड कब कहेंगे, जब पानी का मात्रा कम हो। तो ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, यहाँ लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई कोई एक शार्प पॉइंट होगा, इतना पानी हम डालेंगे तो ये डाइल्यूट रहेगा और इसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कोई फिक्स्ड ऐसा कोई शार्प पॉइंट नहीं भाई कि इतना ml वाटर डालने पे ही ये कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए इस गलत फहमी मत रखना। एक जस्ट रफ आइडिया के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब यार पानी थोड़ा ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पानी थोड़ा कम होगा, बस ये मतलब है। अच्छा, इसके बाद एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स के में भी क्लासीफाई कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? तो ऐसे एसिड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाने वाले एसिड को ही हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यदि हम इसकी एग्जांपल की बात करें, प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाने वाले एसिड, जैसे मान लीजिए हम एंट स्टिंग की बात करते हैं, चींटी जब काटता है तो कौन सा एसिड हमारे बॉडी के अंदर आता है, इंजेक्ट हो जाता है? कौन सा? फॉर्मिक एसिड। या फिर आपका हनी बी स्टिंग्स होता है, वो भी आपका सेम फॉर्मिक एसिड हमारे में बॉडी में ब्लड में इंजेक्ट कर देता है। या फिर और भी देखो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है बता सकते हो? कौन सा एसिड रहता है इसके अंदर? ऑक्सैलिक एसिड। टैमरिंड, इमली, कौन सा एसिड रहता है इसके अंदर? तो टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। इसी तरह से और भी हैं, जैसे कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? लैक्टिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे कुछ नेचुरल सब्सटेंस है, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे तो यार प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, इसमें कुछ एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाने वाले एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक एसिड्स है वो आपका वीक एसिड्स होता है, वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, और इसलिए इस एसिड से आपको खतरा नहीं है। हम लोग खा लेते हैं, टमाटर हो, इमली हो, दूध हो, दही हो, खा जाते हैं, आपको दिक्कत होता है? नहीं होता है। तो इसलिए ये जो एसिड्स है आपके लिए खतरनाक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हो जितना मन करे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। अच्छा, एक फिर दूसरा कौन सा एसिड हो जाएगा? दूसरा एसिड कौन सा हो जाएगा? मिनरल एसिड, जो कि खतरनाक है यार, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स क्या होता है? जनरली ये मिनरल से ऑब्टेन होता है। जमीन के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं ना, उस मिनरल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं ऐसे एसिड को। अब मिनरल से कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो जब मिनरल से मेटल को सेपरेट करते हैं ना, तो उस प्रोसेस में ये एसिड भी हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो मिनरल एसिड क्या होगा? एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स, और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब यदि आपके शरीर पे कहीं गिर गया, खल्लास, बच कर है ना। तो यार ये सारे एसिड क्या है? मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके ना? तो ये हो गया मिनरल एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट, हाँ, मिनरल एसिड के बारे में हो गया। अच्छा, इसके बाद जो एसिड्स होते हैं ना, उसको यदि हमें डाइल्यूट, मान लीजिए आपके पास कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब जिसमें पानी का मात्रा कम हो, ठीक है ना। यदि डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड में कभी कंफ्यूजन हो तो यार दूध से रिलेट कर लेना। दूध में पानी डाल दिए तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, पानी कम है दूध में, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड यार। तो यदि हमें कभी एसिड का यदि डाइल्यूशन करना हो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड मतलब एसिड में हमें पानी ऐड करना हो, एसिड में वाटर का अमाउंट हमें बढ़ाना हो, तो हम लोग ये प्रोसेस करते कैसे लैब में, ठीक है। तो सवाल पूछ दिए जाते हैं, पूछे भी जा चुके हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। वाटर को ऐड करते हैं। अब बात ये आया कि भाई वाटर को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? वाटर को एसिड में डालते हैं कि एसिड को वाटर में डालते हैं? ये चीजें यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों काम वही कर रहे हैं भाई, एसिड और पानी को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। एसिड को वाटर में डालना है कि वाटर को एसिड में डालना, इस चीज का यार ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमेशा ड्यूरिंग डाइल्यूशन
डाइल्यूशन हम लोग हमेशा करते समय ध्यान रखते हैं, एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड इज एडेड टू वाटर, मतलब ये वाटर है आपके पास और इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, एसिड, और ये क्या है आपका वाटर, यानी एसिड को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को एसिड में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब एसिड को वाटर में ऐड करते हैं ना तो दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, डाइल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, और हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से, हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। तो इसलिए यदि हम मान लो इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, वाटर इज एडेड टू एसिड, उल्टा प्रोसेस, वाटर को एसिड में डालते हैं, तो ऐसे में देन a large amount of heat is evolved at once, a large amount of heat is evolved or liberated at once, अचानक ही एकदम से आपका क्या होता है, एक साथ हीट इवॉल्व होता है, which can be danger। यदि एक साथ अचानक हीट यदि इवॉल्व हो गया तो ऐसे में हो सकता है वो आपके फेस पे आके लग जाए, पड़ जाए, हाथ हो सकता है हाथ पे गिर जाए गलती से छटक के, तो स्प्लैश कर सकता है एसिड, इसलिए ये बहुत खतरनाक काम होता है। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना होता है, एसिड को वाटर में डालते हैं, इससे क्या होता है, वाटर जो है ना, जो भी हीट इवॉल्व हो रहा है उस हीट इवॉल्व को वाटर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से खतरा जो है वो खत्म हो जाता है। गॉट इट। चलिए इसको भी लिखते हैं, hence acid is added to water in this way, इस तरह से क्या होगा, in this way heat evolved is absorbed by water, तो हीट आपका वाटर के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए खतरा कम हो जाता है। बात आई समझ में ना। तो ये डाइल्यूशन प्रोसेस याद रखेंगे, सवाल पूछा जा चुका है। चलिए तो ये हो गया डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स के बाद हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, ठीक है ना। एसिड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स पे आते हैं। आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स, तो कोई भी एसिड को आयनाइज करना, आयनाइज का मतलब आयंस का फॉर्मेशन, ठीक है ना। आयनाइजेशन का मतलब आयंस का फॉर्मेशन। तो जैसे हमारे पास HCl है, HCl को यदि आयनाइज करेंगे, आयनाइज हमेशा कैसे होता है, जब हम लोग एसिड वाटर मिक्स करते हैं ना, तो एसिड क्या होता है, वाटर में जाने के बाद ये आयंस में टूट जाता है। क्या होता है, जब हम लोग एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, एसिड आयंस में टूट जाता है। कौन कौन सा आयंस बनाता है वो देख लेते हैं। तो HCl का नाम क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आयनाइज किस तरह से होता है, H+ एंड Cl- में। H2SO4 नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। ये किस तरह से आयनाइज होगा बता सकते हो, H2SO4 ये आपका 2H+ यहां से अलग हो जाता है, प्लस SO4 2-। इसका नाम क्या है, सल्फेट आयन। इतना तो बेसिक चैप्टर में आप जानते ही हो। थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसी तरह से HNO3 है, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। ये आपका आयनाइज होता है H+ एंड NO3- में। नाम भी लिख देता हूं यार मैं यहाँ, इसका नाम क्या है, सल्फेट आयन। इसका नाम क्या है, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। और एक और एग्जांपल देख लो, CH3COOH, इसका नाम होता है, इसको आयनाइज करते हैं हम लोग, H+ अलग कर देते हैं, H+ अलग कर देंगे तो क्या बच जाएगा, CH3CO-। तो ये आपका क्या कहलाता है, कौन सा आयन कहलाता है, बोलो यार, एसीटेट आयन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका नाम क्या होता है, कौन सा एसिड है ये, एसिटिक एसिड।
ओके। तो एसिटिक एसिड ये कौन सा आयन बना देता है? एसीटेट। इस तरह से आयनाइज होता है आपका एसिड। ओके ना, चलिए समझ में आ रहा ना बढ़िया से, गुड। तो ये आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स हो गया। अच्छा, इसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स पे आते हैं। एक चीज नोटिस करना, जितने भी एसिड्स होते हैं ना, जितने भी एसिड्स होते हैं, कौन सा आयन वो जरूर देता है? हाँ, कौन सा आयन आपको जरूर मिलता है? H+। यानी जितने भी एसिड होंगे उसमें आपको H+ मिलेगा ही मिलेगा। ओके ना। हाँ, तो इसलिए अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स में देखिए, सबसे पहले एसिड्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले तो इट इज सावर इन टेस्ट, थोड़ा खट्टा होगा इसका स्वाद। दूसरा, ये लिटमस को क्या कर देता है? टर्न ब्लू लिटमस रेड, ऑलरेडी जानते हो। थर्ड पॉइंट, ये जो है ना कंडक्ट, एक पॉइंट पर ये इट गिव्स H+ आयन। जितने भी एसिड होंगे वो आपके H+ आयन देंगे। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये भी है, इसका कंक्लूजन ये भी हम निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। यदि कोई भी एसिड की हम बात करें वो H+ दे रहा है, तो H+ दे रहा है, दैट मीन्स उसके पास हाइड्रोजन एटम रहा होगा। तो इसलिए यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। यानी जितने भी एसिड्स आपको मिलेंगे उसमें हाइड्रोजन एटम होगा ही। तो ये आपका नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट या फिर बोल देते हैं उसी में एक पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, इसका उल्टा यदि हम बात करें कि क्या कोई भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन एटम है तो क्या हम उसे एसिड कह देंगे? जैसे एग्जांपल के लिए CH4 हाइड्रोजन एटम है। मीथेन गैस, क्या ये एसिड है? C6H12O6 क्या होता है? किसका फार्मूला? ये ग्लूकोज का। तो क्या ग्लूकोज में तो बहुत सारा हाइड्रोजन है, ढेर सारा हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या ये भी एसिड होगा? नहीं। हाइड्रोजन होने से केवल एसिड नहीं होता है। इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि हाइड्रोजन होना तो चाहिए, लेकिन वो आपका आयनाइज करने के बाद H+ भी देना। पता चला आयनाइज करने के बाद H+ मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में हम उसको एसिडिक नहीं कहेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन समझे ना क्या है, जरूरी क्या है कि H+ देना। यदि वो सॉल्यूशन में H+ दे रहा है तो ही उसे हम एसिड कहेंगे। तो ग्लूकोज नॉट एन एसिड, ये एसिड नहीं है। बिकॉज, रीजन क्या देंगे? बिकॉज इट डज नॉट गिव H+ आयन इन वाटर। ये पानी में जाने के बाद H+ आयन नहीं देता। गॉट इट? चलिए, गुड। इसी तरह CH4 भी आपका एसिड नहीं होगा, हाइड्रोजन होने से केवल नहीं होता है, तो इसका रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। मैं आप लोग लिख लेना, लिखना हो तो। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मान लीजिए हम HCl को, अच्छा HCl, देखो HCl का नाम जानते हो, हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। HCl को, HCl क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। और HCl यदि एक्वस आ जाता है ना, दोनों में डिफरेंस है। HCl गैस रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन यदि आपका HCl एक्वस है, एक्वस का मतलब यार फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन में हम लोग पढ़े थे, HCl एक्वस का मतलब ये होता है कि यार वहां पे वाटर का भी अमाउंट आ गया, ठीक है। तो जब वाटर में HCl हम डिसॉल्व कर देते हैं ना, तो ऐसे में जाकर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे एसिड नहीं लगा, HCl गैस में एसिड नहीं लगा, लेकिन HCl एक्वस में हम लोग एसिड लगा देते हैं और इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? इससे एक और इंपॉर्टेंट बात पता चला कि जो एसिडिक बिहेवियर होता है ना, वो केवल एक्वस मीडियम में ही शो होता है, ड्राई गैसेस मीडियम में ये शो नहीं करता है। मतलब HCl गैस जो है आपका, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि HCl गैस जो है ना वो एसिड नहीं है, ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करने वाला है। HCl गैस नॉट एन एसिड। लेकिन यदि HCl
को हम एक्वस मीडियम में ले लेते हैं तो इट इज एन एसिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फाइनली जो अल्टीमेटली जो डिसाइड कर रहा है ना कि कोई सब्सटेंस एसिड होगा कि नहीं होगा, वो सब का सब है कि कौन H+ दे रहा है, कौन H+ नहीं दे रहा है। यहां पे HCl गैस में आपका H+ आयन नहीं मिलने वाला है। H+ आयन जो मिलता है ना वो वाटर में एक्वस मीडियम में मिलता है। तो HCl गैस जो है ना ये H+ आयन नहीं देने वाला, लेकिन जैसे ही पानी में हम HCl को लेंगे तो ये H+ देगा और इसलिए हम इसे एसिड कह देंगे। बता रही समझ में? हाँ, तो इसलिए यार ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में क्या डिफरेंस है। HCl को हम हाइड्रोजन क्लोराइड कब कहेंगे और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब कहेंगे। क्लियर है ना यार? देख ले यार, समझ ले अच्छा से। हाँ, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो एसिड सॉल्यूशन होता है ना आपका, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है ये पहले बता दो ना हमको। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, जहां पे भी चार्ज फ्लो करेगा वो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जैसे जो अपने वायर में चलता है, करंट फ्लो हो रहा है, वहां पे कौन सा चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है? हाँ, तो जो वायर, जो हमारे घर में वायर से करंट आता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज का फ्लो हो रहा है इसलिए हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। सेम वे में जब हम एसिड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये कंडक्ट जो करता है वो क्यों, किस वजह से? क्या ये भी इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से करता है या कुछ और रीजन है? सोचो, बताओ यार जरा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो थोड़ा सा एक काम करता हूं मैं, चलो यहीं पे लिख देता हूं। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी बात हो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज की यदि हम बात करें ना, तो जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है ना, वो दो तरह के चार्ज की वजह से ही हो सकता है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, एक क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है? आयंस। आयंस भी तो चार्ज पार्टिकल होते हैं। यदि कहीं आयंस फ्लो कर रहा है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा यार। तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, वो आइदर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस हो सकता है। तो यदि हम कोई एसिड सॉल्यूशन की बात करें तो एसिड सॉल्यूशन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना, वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। तो यहां पे रीजन मैं लिख देता हूं, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। इसको एक्सपेरिमेंटली यार प्रूफ करना हो, कोई एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसको प्रूफ कीजिए। तो आप क्या करोगे? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओगे और जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दो। एक बैटरी ले लो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड से जुड़ा जो मेटल प्लेट होता है उसे हम क्या कह देते हैं यार? एनोड। नेगेटिव एंड से जो जुड़ा हो उसे क्या कह देते हैं? कैथोड। और मान ले हम यहां पे कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, मान ले HCl सॉल्यूशन ले लिए। वाटर होना चाहिए, बिना वाटर के H+ आयनाइज होकर देगा ही नहीं। तो अब हमें पता है HCl जो होता है ना आपका टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा? H+ एंड Cl-। कोई भी एसिड ले सकते हैं, HCl की जगह पे कोई भी एसिड ले सकते हैं। मान लीजिए हम H2SO4 ले लिए तो ये H+ SO4 2- दे देगा। मान लीजिए हम HNO3 ले लिए, H+ NO3-, कोई भी एसिड ले लो, आयंस तो देगा ही वो। तो इस तरह से जब HCl लेंगे तो इट विल गिव H+ एंड Cl-। सिंस ये आपका क्या है? आयंस है ना, आयंस फ्लो करने लगेगा। ये जो पॉजिटिव एनोड, एनोड की ओर कौन भागेगा? Cl- एनोड की ओर भागेगा। H+ किधर की ओर भागेगा? कैथोड की ओर। क्यों? नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसलिए ये फ्लो ऑफ आयंस स्टार्ट हो जाएगा। फ्लो ऑफ आयंस स्टार्ट हो गया मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे कोई बल्ब लगा दो, एक स्विच लगा दो। मान लो स्विच जैसे ही ऑन करोगे तो एसिड सॉल्यूशन के केस में ये बल्ब जल जाएगा। समझ जाना कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। लेकिन HCl हटा देना, केवल वाटर ले लेना, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर ले लेना और यही एक्सपेरिमेंट दोहराना, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इवन यदि आप ही लोग बताओ, यदि हम ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिए HCl एक्वस की जगह पे, यदि हम HCl एक्वस की जगह पे ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिए, ग्लूकोज विथ वाटर ले लिए, ठीक है ना, तो बल्ब ग्लो करेगा क्या? बल्ब ग्लो नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज H+ तो देता ही नहीं है, वो आयनाइज होता ही नहीं है, इसलिए ग्लूकोज सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता। बात आ गई समझ में ये? तो चलिए, तो ये एसिड्स के बारे में कुछ बातें हो गई। इवन यदि हम, अब आप लोग थोड़ा सोच कर बताना,
क्या बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जितने भी बेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम NaOH ले रहे हैं, KOH ले रहे हैं, कोई भी और भी बेस ले लो, तो इसको हम लोग आयनाइज किस तरह से करते हैं। तो NaOH भी आपका Na+ और OH- में टूट जाता है। चलो इसको हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अरे यार, हाँ चलो यार, आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लेना। तो देखो यार, हम लोग बेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बेस क्या होता है? इट इज बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट ये टर्न ब्लू लिटमस को रेड कर देता है कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, बताओ। तो ये आपका टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी जो रेड लिटमस होगा उसको ब्लू कर देता है। ऑलरेडी जान ही रहे हो यार। इसके बाद बेस कौन सा आयंस देता है? हाँ, इट गिव्स OH- आयन। जैसे एसिड आपका H+ आयन दे रहा था, बेस आपका OH- आयन देता है, तो इट गिव्स OH- आयन। जैसे देख लो यार, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम NaOH लिए हैं, तुम ही लोग बताओ यार, NaOH को हम लोग आयनाइज किस तरह से करेंगे? Na+ एंड OH-। KOH को आयनाइज करना हो, किस तरह से आयनाइज करेंगे? K+ OH-। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए CaOH ट्वाइस आ गया, इसको किस तरह से आयनाइज करेंगे? बताओ यार, सोचो। कैल्शियम पे +2 आयन आ जाएगा और OH2 है ना, तो ये 2 टाइम्स OH- आ जाएगा। OH 2 टाइम्स है, इसलिए 2 OH- आएगा। इसी तरह से और भी हो सकते हैं सॉल्यूशन। BaOH होल ट्वाइस हो सकता है, तो ये आपका Ba+2 आयन बना देगा, +2 OH- आयन बना देगा। तो इस तरह से आपका बेस जो होता है वो आयनाइज होकर OH- देता है। याद रखेंगे इस चीज को। और फिर एक और पॉइंट, क्या बेस कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? यस करेगा। क्यों करेगा? इसमें भी तो आयंस मिल रहा है। जब आयंस मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अगेन फ्लो ऑफ आयंस। आयंस के तौर पे क्या क्या ये हो सकता है? OH- और साथ में जो भी मेटल लगा होता है। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गई बात? चलो यार, तो ये हमारा बेस के बारे में हो गया। अच्छा, एक चीज, जब हम लोग किसी एसिड को मान लीजिए वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे एसिड एक्वस है, तो ये आयनाइज होकर क्या देता है? H+ एंड Cl-। ठीक है ना, ये दोनों आपका एक्वस में बनता है ना, मतलब वाटर के अंदर ही सब चल रहा है ना यार। HCl को वाटर में लिए थे, तो वाटर में ही तो HCl टूट गया H+ में और Cl- में टूट गया, तो हम इसको H+ एक्वस लिख देते हैं, Cl- एक्वस लिख देते हैं। कभी कभी H+ एक्वस को ऐसा भी लिखा जाता है H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनता है ये हाइड्रोनियम आयन? तो देखो यार, H+ जब वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है ना, तो एक H और 2 H, कितना H हो गया? 3 O, इस पे प्लस चार्ज जो था वो यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यार याद रखना, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ H+ विथ वाटर। H+ और वाटर कंबाइन करके क्या बना देता है? H3O+। मतलब मान लीजिए ऐसा आपको लिखा दिखेगा HCl + H2O, क्या बना दोगे प्रोडक्ट? तो एक H+ Cl- बनेगा, H+ इस वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ बना देगा प्लस Cl-। ये भी सही है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। HCl + वाटर है, तो वाटर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, H+ Cl- भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये H3O+ और H+ कंफ्यूज ना हो ना। H3O+ का सिंपल सा मतलब है H+ और H2O को एक साथ करके लिख दिया गया बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। यदि वाटर कहीं है तो आप H3O+ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप कहने का मतलब ये हो गया फाइनली कि यार HCl है ना, HCl एक्वस, इसका आयनाइजेशन यदि आप लिख रहे हो ना, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो H3O+ प्लस Cl-। ये भी चलेगा। ओके, तो ये चीजें हो गई आपकी क्या, एसिड का और बेस का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है वो। अब हम लोग जो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करने वाले हैं, जो आप लोगों को उम्मीद है हार्ड लगता होगा। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शंस की हम बात करने वाले हैं उसको समझ कर याद करना है आपको, रटना नहीं है। रटने के चक्कर में रहोगे तो यार कुछ याद ना हो पाएगा। इसलिए यार आपको रिएक्शन को समझना है, किस तरह से रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है,
ठीक है, बहुत ही ईजी है। एक बार रिएक्शन सारे बता के हम समराइज भी कर देंगे, जिसको यार आप आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हो। ओके, चलिए यार आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन है एसिड और बेसिस को अब हम लोग वो यहां पे देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। तो देखिए मेटल का रिएक्शन विथ एसिड, किस तरह से मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका एक कॉमन एग्जांपल Zn प्लस HCl। फर्स्ट चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा यार तुम लोग। Zn प्लस HCl क्या बनाएगा प्रोडक्ट, तो Zn और HCl मिलकर क्या बना देगा, ZnCl2, और ये H यहां से अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2। मिस मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस बनता है, H2 गैस। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना यार तुम लोगों को कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H2 गैस बनाता है। इसी तरह से यदि हम बात करें Zn प्लस H2SO4 तो ये कौन सा गैस बना देगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा सोचो यार। तो Zn और इसका सल्फेट आयन कंबाइन कर जाएगा और ये ZnSO4 प्लस यहां से H2 अलग हो जाएगा। आपको बस ये वैलेंसी रूल आना चाहिए यार। Zn और SO4 यदि कंबाइन कर रहा है तो कंपाउंड क्या बनेगा, तो Zn का वैलेंसी 2 होता है, SO4 का भी वैलेंसी 2 होता है। ये सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो ये क्या बना दिया, ZnSO4। इसी तरह से Zn और Cl के बीच में यदि कंपाउंड बनाना हो, H को अलग कर दो, Zn और Cl के बीच कंपाउंड बनाएंगे तो जिंक का वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी 1। बेसिक लेक्चर में ये कवर किया हुआ यार, नहीं पता होगा तो यार देख लेना, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ZnCl2। तो ये समझ में आ रहा किस तरह से कंपाउंड बन रहा है। एक सवाल आपसे, Cu प्लस HCl इट गिव्स, बता सकते। तो अब आप दिमाग यदि लगाते हो कि CuCl2 प्लस H2 बनना चाहिए, क्या ये रिएक्शन होता है, हाँ, तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। फर्स्ट चैप्टर में यार बताया था कि यार कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है और इसलिए कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फ्रॉम एनी एसिड। तो यही वजह है कि कॉपर के केस में आपको H2 गैस बनता हुआ नहीं दिखता है। बात समझ में आई। तो यार इस चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस बनाता है, H2 गैस बनाता है। गॉट इट, गुड। अच्छा, इसी तरह से बेस भी रिएक्शन आपका, मेटल भी जो है ना बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल Zn यदि NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये कौन सा कंपाउंड बनाता है, बता दो यार, तुम लोग पढ़े फर्स्ट चैप्टर में, याद करो। Na2ZnO2 और प्लस H2। इसका नाम क्या होता है, ये Na2ZnO2 जो कंपाउंड दिख रहा है इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। तो इस तरह से यदि कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करे तो ये अगेन कौन सा गैस बनाता है, H2 गैस बनाता है। याद रखिएगा, बेस के साथ जो मेटल का रिएक्शन है वो बहुत रेयर होता है, कुछ एक मेटल से बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो उसका एक एग्जांपल आपका जिंक मेटल है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या, H2 गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, इसी में एक इसका एप्लीकेशंस क्या है, यदि हम लोग एसिड को मेटल कंटेनर में रखते हैं, मान लो यार कोई भी आपका एसिडिक सब्सटेंसेस है, जैसे मान ले दही है, नींबू है, अचार है, इसको मेटल कंटेनर, जिंक कंटेनर, आयरन कंटेनर, एल्युमिनियम कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि हमें पता है एसिड जो होगा ना वो मेटल कंटेनर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके हो सकता है वो कुछ पॉइजनस आइटम बना दे भाई, मतलब फूड पॉइजनिंग का खतरा है। इसीलिए यार एसिड को मेटल कंटेनर में रखने का सलाह नहीं दिया जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एसिडिक substances are not put in metal container। मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। ठीक है ना, फूड पॉइजनिंग का खतरा है या फिर उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेटल और एसिड के बीच रिएक्शन हो जाएगा, उससे हो सकता है भाई खतरनाक कुछ कंपाउंड्स बन जाए
जो आपका जान ले सकता है, तो इसलिए यार ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो यार ये हो गया आपका एसिड का रिएक्शन विथ मेटल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। देखो बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, सारे को मैं एक बार लास्ट में समराइज कर दूंगा ताकि यार आपको रिएक्शंस याद करने में दिक्कत ना जाए, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखना। मान लीजिए कोई मेटल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल कार्बोनेट हम Na2CO3 लिए हुए हैं, और कोई एक एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl ले लिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको कुछ नहीं करना यार, जितने भी सब्सटेंस दिख रहे हैं ना उसको प्लस माइनस में तोड़ो और लास्ट में जोड़ दो वैलेंसी रूल के हिसाब से, काम हो गया। प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ। तो यहाँ पे Na2CO3 जो दिख रहा है ये आपका Na प्लस और CO3, बता सकते हो कौन सा आयंस होते हैं इसके ऊपर? हाँ, ये आपका कार्बोनेट आयन, CO3 पे चार्ज क्या होता है? 2 माइनस। और HCl को किस तरह से तोड़ेंगे? H प्लस एंड Cl माइनस। बस प्लस माइनस में तोड़ो, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ दो, काम हो गया। तो यहाँ पे Na और Cl आपस में जोड़कर क्या बना दिया? NaCl प्लस H और CO3। याद रखिएगा यार, H और CO3, H का वैलेंसी 1, CO3 का वैलेंसी 2। कार्बोनेट है, जो चार्ज होता है वही इसका वैलेंसी होता है। तो कंपाउंड क्या बना दिया? H2CO3, यानी यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा H2CO3, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। एक चीज जो ध्यान रखना है, बहुत बार काम आएगा, कार्बोनिक एसिड यदि कहीं बनता है तो वो एक अनस्टेबल होता है और इसलिए वह फर्दर ब्रेक डाउन कर जाता है H2O एंड CO2 में। याद रहेगा, H2CO3 जो है ये बन तो रहा है लेकिन ये फर्दर डिकम्पोज क्या किस में हो जाता है? H2O एंड CO2। इसका मतलब जो फाइनली आपको मिलने वाला है रिएक्शन, वो प्रोडक्ट जो मिलने वाला है NaCl के साथ H2O एंड CO2 मिलने वाला है। वह फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है जब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट होता है। तो एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं यार, अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम Na2CO3 की जगह पे CaCO3 प्लस HCl ले लिए। चलिए यार बता तुम लोग प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो कैल्शियम इसके क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसका कैटायन उसका एनायन, इसका कैटायन इसका एनायन, समझ रहे ना? तो Ca और इसका Cl कंबाइन करके क्या बना देगा? CaCl2 प्लस इसका CO3 और इसका H आपस में कंबाइन करके क्या बना देगा? H और CO3 क्या बना दिया? ये H2CO3। तो इस तरह से आपका क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो किस तरह से रिएक्शन हो रहा है यार, समझ में आ रहा है ना? बड़ा ही सिंपल है, प्लस माइनस माइनस प्लस को जोड़ते चले जाओ, काम हो जाएगा आपका। मान लीजिए इसी तरह से आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है, Na2CO3 कार्बोनेट प्लस H2SO4। तुम लोग खुद से लिखने की कोशिश करो यार, थोड़ा इसका प्रोडक्ट खुद से लिखने की कोशिश करो। लिख लिए, इसका मतलब तुम लोग समझ गए प्रोडक्ट कैसे लिखना होता है। रटने का जरूरत नहीं यार रिएक्शन को, समझने की केवल रिएक्शन को, ठीक है ना? क्योंकि रटने जाओगे तो इतने सारे रिएक्शन मिलेंगे ना भाई, याद ही नहीं रख सकते कभी तुम लोग। तो इसलिए समझो अच्छे से। Na और सल्फेट को जोड़ देंगे तो Na2SO4 प्लस इसका H और इसका CO3 मिलकर H2CO3 बनाएगा। अच्छा यहाँ पे हम H2CO3 किस में टूट जाएगा? H2O एंड CO2 में ना यार, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये गलती तुम लोग ना करना, मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पे कौन सा गैस बन रहा है? हर एक जगह हम क्या देख रहे हैं? कौन सा गैस बन रहा है? CO2 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 गैस बन रहा है, समझे? चलिए ये तो कार्बोनेट के साथ देख रहे थे। इसी तरह से बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? तो मान लीजिए हम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। मान लिया HCl ले लिए, प्रोडक्ट बनाना है, क्या बना देंगे? यहाँ Na और यहाँ का Cl जोड़ दो भाई, NaCl प्लस इसका HCO3, H यहाँ पे आ जाएगा, H2CO3 फिर से बन जाएगा। इसको देखो यार किस तरह से तोड़ेंगे। ये Na है ना, ये Na प्लस में टूट जाएगा और ये HCO3 माइनस में टूट जाता है। सोडियम प्लस आयन बाइकार्बोनेट आयन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, बाइकार्बोनेट आयन। और ये आपका HCl पता है यार किस तरह से टूटेगा? H प्लस एंड Cl माइनस। तो Na और Cl NaCl बना दिया, H प्लस और HCO3 माइनस को जोड़ देंगे तो ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और पता है यार तुम लोग को H2CO3 किस में चला जाता है? हाँ, H2O एंड CO2 में चला जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लोग यार रिएक्शन को लिखते हैं, किसी भी एसिड का रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अगेन हम लोग कौन सा गैस इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं? CO2 गैस। याद है CO2 का टेस्ट? हाँ, फर्स्ट चैप्टर में बताए थे CO2 का टेस्ट, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हो गया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। टेस्ट ऑफ CO2 को हम लोग किससे पास कराते हैं?
लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइम वाटर। तो जब हम लोग लाइम वाटर के साथ कराएंगे तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के वजह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है व्हाइट पीपीटी होता है, और इसी व्हाइट पीपीटी के बनने की वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। गॉट इट, वेरी गुड। चलिए अच्छा, फर्दर यदि हम लोग इसमें एक्सेस CO2 पास करा दें, मतलब अभी हम रुकते नहीं हैं, इसमें से CO2 पास कराते ही चले जाएं। यदि हम CO2 एक्सेस अमाउंट में पास करा देते हैं, CO2 एक्सेस अमाउंट में पास करा देते हैं तो क्या होता है, CO2 यदि हम एक्सेस अमाउंट में पास करा दें तो क्या होगा, तो ये जो CaCO3 प्लस H2O दिख रहा है ना, अब प्लस CO2, ये आपका बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, विच इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। यानी पहले तो व्हाइट पीपीटी था, व्हाइट कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, फाइनली सॉल्यूशन कलरलेस होता है। कब, जब हम लोग एक्सेस एसिड मतलब CO2 पास कराए जा रहे हैं, मतलब CO2 हम एक बार लाइम वाटर में छोड़े और हम सो गए, CO2 तो जा रहा है भाई, थोड़े समय के लिए यार मिल्की हुआ होगा, व्हाइट बना होगा, लेकिन नींद हम लेते रह गए, उधर आपका जो लाइम वाटर था वो क्या बन गया, कलरलेस। तो ये चीज है, तो याद रखेंगे CO2 का यार टेस्ट। चलिए, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का साथ रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस या एसिड विथ बेस। जानते हो यार, बच्चा बच्चा इस रिएक्शन के बारे में जानता है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन का ही नाम क्या होता है, क्या होता है यार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देख लो यार एक दो एग्जांपल, एसिड HCl ले लेते हैं, बेस NaOH ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट क्या बना देगा, NaCl प्लस इधर का H इधर का OH, क्या बना दिया, H2O। H और OH मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। इसी तरह से और एग्जांपल हम देखते हैं, H2SO4 प्लस NaOH ही ले लेते हैं। आपको यार बस प्लस माइनस तोड़ने और जोड़ने आना चाहिए, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है आपको। H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2H प्लस SO4 2 माइनस NaH टूटेगा, ये बनाएगा Na प्लस एंड OH माइनस। अब बता दे यार कौन किसके साथ जाकर जुड़ेगा, तो ये Na सल्फेट के साथ जुड़ेगा, और वैलेंसी रूल को ध्यान में रखना है यार, Na और SO4 मिलकर क्या बना देगा, Na2SO4 प्लस H और OH मिलकर वाटर। देखिए हम रिएक्शन को बैलेंस कहीं नहीं कर रहे थे, तो यार ये मत बोलना कि यार सर रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, थोड़ा भाई तुम लोगों के लिए भी कुछ काम हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो बैलेंसिंग का तुम लोग देख लेना, हम बस प्रोडक्ट बना के खत्म। चलिए एक रिएक्शन और जैसे तुम लोग देख लो, मान लो HNO3 है और इधर आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये तुम लोग खुद से कोशिश करो, यदि इसका तुम लोग प्रोडक्ट बना दिए, मतलब तुम लोग को रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, समझ गए फिर तो देखो यार क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको तोड़ो यार, इस एसिड का नाम क्या बताओगे, हाँ क्या नाम है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तोड़ेंगे किस तरह से, H प्लस एंड NO3 माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से तोड़ेंगे हम, तो ये कैल्शियम प्लस 2 आयन प्लस 2 OH माइनस। आयनाइजेशन हम पहले ही बता चुके हैं, किस तरह से एसिड को आयनाइज करते हैं, किस तरह से बेस को आयनाइज करते हैं, तो यार कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए ये सारी चीज़ों में। तो यार यहाँ पर H और यहाँ NO3 किसको किसके साथ जोड़ेंगे जरा जल्दी बताना, प्लस वाले को माइनस, प्लस वाले को माइनस, बस यही तो करना है यार पूरे चैप्टर में। तो कैल्शियम और नाइट्रेट मिलकर क्या बना देगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कैल्शियम और नाइट्रेट को जोड़ देना है, तो CaNO3 बनेगा। क्या सही है क्या ये वाला कंपाउंड, तो वैलेंसी रूल यार याद रखिएगा, कैल्शियम और नाइट्रेट, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2, नाइट्रेट आयन जो चार्ज है वही वैलेंसी होता है। नहीं यदि आता है ये सब बेसिक लेक्चर बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लेक्चर का लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लेना यार। ये आपका बन गया कैल्शियम और नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3 और होल ट्वाइस।
तो इसलिए ये कंपाउंड आपका गलत बन गया, इसको हम ट्वाइस लिखेंगे। आई बात समझ में ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और साथ में इसका H और इसका OH मिलकर क्या बना देगा? H2O। बैलेंसिंग आप लोग के लिए छोड़ दिए यार, ठीक है ना। तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ क्या बन रहा है? ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब कंपाउंड, यही है आपका सॉल्ट, यही है आपका सॉल्ट, यही वाला है सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से यार हमारा जो नेक्स्ट टाइप था वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। और ये लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, और बेस भी हो सकता है। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन विथ एसिड, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल मान लीजिए ZnO है, HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बना देगा? तो Zn और Cl मिलकर ZnCl2 बना देगा, प्लस इसका H और इसका O बच गया, H और O बच गया, क्या मिलकर बनाना चाहिए बता दो यार? हाँ, क्या बनाना चाहिए? H2O। सोचने वाली बात ही नहीं है, बैलेंसिंग करना तुम लोगों का काम है। तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड यहाँ पे बन गया, ZnO प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2O। अच्छा, आप एक चीज याद रखिए, जैसे ZnO जो है ना, ये आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ZnO प्लस NaOH बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, और ये आपका बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2O। यानी यहां पे जो आपको मिल रहा है ना, अगेन ये सॉल्ट प्लस वाटर, ये अगेन क्या शो कर रहा है? आपका सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, ठीक है ना। तो ये Na2ZnO2 का नाम क्या होता है? हाँ, सोडियम जिंकेट, पहले ही बताया ना, क्या बना रहा है ये? सोडियम जिंकेट। इसी तरह से यहां पे एक चीज देखना, नोटिस करना, जो जिंक ऑक्साइड है ना, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और यह बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रहेगा क्या बोला? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक नाम याद रखेंगे, एक तो आपका जिंक ऑक्साइड होता है, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूं इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो ऐसे ऑक्साइड, सच ऑक्साइड्स, सच मेटेलिक ऑक्साइड्स which react with both acid and base। जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक ZnO हो गया और एक एग्जाम्पल आपका Al2। ZnO का रिएक्शन तो हम लोग देख लिया, HCl और NaOH के साथ क्या होता है, क्या बनता है। Al2O का भी देख लेते हैं यार। चलिए Al2O3 HCl के साथ तुम लोग बताओगे क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसका कैटायन है एल्युमिनियम, इसका है Cl-, जोड़ दो एल्युमिनियम और Cl- मिलकर क्या बना देगा? तो वैलेंसी रूल AlCl3 प्लस यहाँ बच गया H, यहाँ बच गया O, क्या बना दिया? H2O। कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अच्छा, Al2O3 जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो याद रखेंगे, ये बनाएगा NaAlO2 प्लस H2O। इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम होता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaLO2। यानी आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी। तो यदि आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछा जाए तो यार ये दो ऑक्साइड का नाम याद रखेंगे, और साथ ही साथ रिएक्शन भी याद रखना कि यार मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है और बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ओके, इसी में आगे एक दो रिएक्शन और हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे CuO प्लस HCl, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, ये क्या बनाता है प्रोडक्ट?
ये आपका CuCl2 प्लस H2O बना देता है। यहाँ पे ये जो CuCl2 दिख रहा है ये आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है HCl ये एसिड है, ये है सॉल्ट, ये है वाटर। तो यहाँ पे एसिड किसी अननोन सब्सटेंस X मान लेते, इसका बिहेवियर हमें नहीं पता। यदि एसिड किसी के साथ कंबाइन किया, किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया और ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस रहा होगा किस नेचर का रहा होगा, किस नेचर का रहा होगा, ये जरूर बेसिक इन नेचर रहा होगा। तभी तो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इसका मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है, जो कि मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स होता है दैट आर बेसिक इन नेचर। ओके, अच्छा, यहीं पे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड की जगह पे कोई नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं। नॉन मेटल, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बोल सकते हैं ना CO2 को, तो नॉन मेटल ऑक्साइड। इसको मान लीजिए हम बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं, किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने मान लिया, तो यहाँ पे CO2 प्लस CaOH ट्वाइस, ये क्या बना देगा प्रोडक्ट, तो ये CaCO3 प्लस H2O बना देगा। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगेन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये है आपका बेस, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, और ये क्या है, पानी, वाटर। जरा ध्यान से देखो, अब बेस किसी सब्सटेंस अननोन सब्सटेंस X के साथ रिएक्ट किया और ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो X रहा होगा ना, ये आपका कैसा नेचर का रहा होगा, बेस किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा रहा होगा, बोल सकते हैं ना एसिडिक रहा होगा। तो इसलिए हम लोग यहां से एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड जो था वो बेसिक इन नेचर था, नॉन मेटल का ऑक्साइड यहां पे था ना, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, बोल यार बोल, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बात आई समझ में? तो यार ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस था ना एसिड और बेसिस का, वो दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो इस तरह से यार अपना जो भी केमिकल रिएक्शंस था एसिड और बेसिस का, वो हमने यहाँ पे कवर हो गया अपना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो हम लोग अब चलने वाले हैं पीएच स्केल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो चलिए यार हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने पीएच स्केल पे। पीएच स्केल, तो यहाँ पे पीएच जो होता है ना, ये एक्चुअल में पोटेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप याद रखने के लिए याद रखिएगा, इसको हम पोटेंशियल ऑफ H+ कहेंगे, ठीक है। क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं यार, पीएच का क्या मतलब है, इससे हमें क्या आइडिया मिलता है। तो अभी हम लोग ये देखें यार, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ एसिड वीक एसिड होते हैं। ये देखे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड, कौन सा वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, तो मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ओके। और जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें एक आइडिया जो है ना, कौन कितना स्ट्रॉन्ग कौन कितना वीक, इसका आइडिया हमें पीएच स्केल से पता चलता है। कौन कितना बेसिक, कौन कितना कम बेसिक, ये सारी चीजें हमें पीएच स्केल से पता चलता है। तो पीएच स्केल क्या, एक जस्ट स्केल है जिस पे कुछ नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 14, और ये जो एक सेंटर पे इसके जो पॉइंट आएगा 0 और 14 के जो बीच में मिडिल में आएगा वो है 7, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसे हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, 7 से यदि इधर किसी एसिड या किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक सब्सटेंस कहलाता है। यदि किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक कहलाता है। इसमें भी खास बात, जितना ज्यादा हम लोग इधर आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। मतलब यदि पीएच आपका कम है, जितना हम इधर आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा, पीएच कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और इसी तरह से हम जितना इधर जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतना यहां ज्यादा हो जाता है। मतलब इस डायरेक्शन में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जबकि बीच वाला पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। दैट मीन्स वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ओके। चलिए यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली है वो मैं बता देता हूँ।
एसिडिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें तो ये पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बताना जरा सोचकर। पीएच यदि ज्यादा है तो एसिडिक कम होगा, और जितना पीएच कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से ये बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बताओ यार, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, डायरेक्टली कि इनवर्सली? पीएच यदि ज्यादा है, पीएच ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो बात समझ में आ रहा होगा यार तुम लोगों को कि यार पीएच बढ़ गया तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम आपसे पूछें पीएच ऑफ HCl और पीएच ऑफ CH3COH, किसका पीएच ज्यादा होगा? CH3COH, इसका नाम क्या है CH3COH का? एसिटिक एसिड, पता है, विच इज एन ऑर्गेनिक एसिड, अ वीक एसिड। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। किसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा? HCl का CH3 से? ऐसा मत कर देना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कम होगा, वीक एसिड का पीएच ज्यादा होगा। करेक्ट। चलिए इसी तरह से यदि मैं मान लीजिए एक का पीएच वैल्यू 2 है, एक का पीएच वैल्यू 5 है, विच वन इज मोर एसिडिक? मान लो ये हम एक सब्सटेंस A कर देते हैं, pH ऑफ A इक्वल टू 2, pH ऑफ B इक्वल टू 5, विच वन इज मोर एसिडिक? आपका आंसर क्या होगा? कौन ज्यादा एसिडिक है, A कि B? तो जिसका pH वैल्यू कम, मोर एसिडिक, मतलब आपका A क्या होगा? मोर एसिडिक। इसी तरह से मान लीजिए pH ऑफ A इक्वल टू 10 है और pH ऑफ B इक्वल टू 14 है। अब मेरा सवाल यहां पे है विच इज मोर बेसिक? इसमें से बेसिक ज्यादा किसको हम कहेंगे? तो A को या B को? तो जिसका pH ज्यादा वो ज्यादा बेसिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? B। बस ये चीज है। चलिए एक सवाल और, एक सब्सटेंस है जिसका pH आपको दिया हुआ है 10, एक सब्सटेंस है जिसका pH दिया गया है आपको 1। आपको बताना है इसमें से एसिड कौन है, बेस कौन है। बहुत ही इजी सवाल, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार। तो pH जिसका 7 से ज्यादा होगा वो बेस, जिसका 7 से कम होगा वो एसिड, बस यही करना है। एसिड कौन होगा? जिसका pH लेस देन 7, बेस A, क्यों? pH ग्रेटर देन 7 है। बताइए समझ में ना? तो इस तरह से यार हम लोग pH देखते हैं। अच्छा, इस pH स्केल से और भी कुछ कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। किस किस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं यार, देखो मैं बता देता हूं। यदि अच्छा जो ज्यादा एसिडिक होता है वहां से H+ ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा एसिडिक ज्यादा H+, और ज्यादा बेसिक ज्यादा OH-। याद रखना यार इस चीज को। तो जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ H+, एक तरह से कंफ्यूज ना होना। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो ज्यादा एसिडिक ज्यादा H+ देगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- किस पर डिपेंड करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ पे। जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा OH- आयन देगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है चीज? अच्छा, तो जरा बताना तुम लोग pH और H+ कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन आएगा? यदि किसी का pH ज्यादा है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बताओ। H+ कॉन्सेंट्रेशन को शॉर्ट में हम CONC लिख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे कंफ्यूज ना हो ना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ H+, दैट्स इट, ठीक है ना? तो H+ कॉन्सेंट्रेशन और pH में क्या रिलेशन आएगा? सोचो जरा, बताना सोचकर। तो pH यदि ज्यादा है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ कि वीक एसिड? हाँ, तो pH ज्यादा मीन्स वीक एसिड, pH ज्यादा मीन्स वीक एसिड, और वीक एसिड से H+ कम आएगा। इसका मतलब जहां pH ज्यादा, वीकर एसिड, लेस H+। बताइए समझ में ना? तो इसलिए H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। यानी जहां pH कम होगा वहां H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि मोर एसिडिक। और OH- कॉन्सेंट्रेशन किस बात पर डिपेंड करेगा?
पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेसिक, उतना ज़्यादा OH माइनस। सो सिंपल। तो यार इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं, जैसे एक सवाल दे देता हूँ, पीएच ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 2, पीएच इक्वल ऑफ बी इक्वल टू दिया हुआ है 12। चलो इसको मैं 6 कर देता हूँ। आपसे सवाल है विच विल प्रोड्यूस मोर H प्लस आयन। इसमें से, इस दोनों में से विच विल प्रोड्यूस मोर H प्लस आयन। H प्लस ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा? तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो ज़्यादा H प्लस देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप एसिड के टर्म में देखो, कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, बात खत्म। तो विच विल प्रोड्यूस मोर H प्लस, तो जो ज़्यादा एसिडिक कौन है? 2 वाला कि 6 वाला? 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है। ज़्यादा एसिडिक मतलब ये मोर H प्लस देगा, यानी A विल गिव मोर H प्लस। बात खत्म, यहीं पे हो गया। गॉट इट। तो पीएच स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आ गया, मतलब कौन कितना एसिडिक कौन कितना बेसिक, ये सारी चीजें हमें पीएच स्केल से पता चलता है। ओके, तो चलिए यार पीएच वाला भी पार्ट अपना हो गया है। फोटो लेना यार, ले लेना तुम लोग यार, सिंगल पेज में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने। जो एसिड और बेस वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करने वाले हैं सॉल्ट्स पे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स में हम लोग फिर देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसका डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है वो है सॉल्ट्स। तो चलो यार हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होता है? तो सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसे ही हम सॉल्ट कह देते हैं। तो compounds formed by reaction of acid with base। एसिड और बेस के रिएक्शन से जो कंपाउंड बना उसे ही हम लोग सॉल्ट कह देते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए, अब जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो एसिड और बेस से मिलकर बन रहा है। तो अब सॉल्ट भी जो होगा वो आपका एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है और न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है। तो अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो यार, एसिड जो होता है ना आपका, यदि मान लीजिए सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बोलेंगे? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रेजेंट हो तो उस सॉल्ट को हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट कह देते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दैट इज NH4Cl। कैसे हम पहचानते हैं ये चीज अभी हम बताएंगे। जैसे आपको एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल बताना है, आप कैसे बताओगे इस चीज को? तो आपको क्या करना, सिंपल तरीका है, आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है ना, कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बता दो, HCl। कोई एक वीक बेस का एग्जांपल बता दो, तो वीक बेस का सबसे कॉमन एग्जांपल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला याद रखना है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना। अब इन दोनों का रिएक्शन करा दो, ये है एसिड, ये है बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो H और OH वाटर बना देगा, इसका NH4 इसका Cl मिलकर क्या बना दिया, NH4Cl, और H और OH मिलकर क्या बना दिया, वाटर। यहाँ पे जो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। देखो यही लिखे है ना NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड वाला जो पार्ट है ना, एसिड वाला जो पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। तो यदि स्ट्रॉन्ग जो होगा ना उसी का नेचर आ जाएगा आपके सॉल्ट में। चलिए यार ये समझ में आया। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल का बात कर लेते हैं, बेसिक सॉल्ट। अब तुम लोग बता देना यार बेसिक सॉल्ट कैसे बना होगा, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग रहा होगा बेसिक सॉल्ट में? तो बेस स्ट्रॉन्ग रहा होगा, एसिड वीक रहा होगा। तो बेसिक सॉल्ट बना है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब आपको एग्जांपल लिखना है, खुद से लिखना, थोड़ा सोचना, सोचो और थोड़ा खुद से लिखने की कोशिश करो। पहले आपको सोचना है वीक एसिड कौन सा होता है भाई, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में सोचना है, दोनों का रिएक्शन करा देना है, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा। चलिए देखते हैं, एक वीक एसिड का नाम बता दे यार, जल्दी से बता दे वीक एसिड का एग्जांपल।
एसिटिक एसिड CH3COH, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले सकते थे यार तुम लोग यहाँ पे। चलिए हमने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COH, मोस्ट कॉमन। स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते ही दिमाग में क्या आ रहा है यार, NaOH, तो यहाँ हमने लिख दिया NaOH। रिएक्शन करा देते यार इनके बीच। तो जरा देखना रिएक्शन किस तरह से होगा। ये CH3COOH है ना, तो यहाँ से H, यहाँ से, इसको किस तरह से आयनाइज करते बता सकते हो? बताए थे यार आयनाइजेशन में। तो इसको हम लोग आयनाइज करते कुछ इस तरह से, ये CH3COO माइनस अलग हो जाता है, H प्लस अलग हो जाता है, और NaOH को किस तरह से तोड़ते हैं, Na प्लस एंड OH माइनस। तो इस तरह से यहाँ CH3CO माइनस और Na कंबाइन करके बना दिया CH3CONa प्लस ये H और OH, H और OH मिलकर क्या बना देता है, H2O। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट बना ना CH3CONa, इसका नाम क्या लिखते हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ये जो सॉल्ट है ये आपका बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल हो। क्यों? क्योंकि बेस पार्ट स्ट्रांग था, यहाँ पे स्ट्रांग बेस है और वीक एसिड है, इसलिए। गॉट इट? क्लियर? चलिए अब एक और टाइप का आपका सॉल्ट आ जाएगा, थर्ड कैटेगरी, जो कि क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अब तुम ही लोग बताना यार न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होना चाहिए, थोड़ा सोचो। तो यार जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के रिएक्शन से कोई सॉल्ट बनेगा, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के रिएक्शन से कोई सॉल्ट बनेगा, तो उसे हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। चलिए यार कोई स्ट्रांग एसिड का एग्जांपल बता दे जल्दी से। स्ट्रांग एसिड यार सबसे कॉमन कौन है, HCl है। स्ट्रांग बेस सबसे कॉमन NaOH है। हाँ तो अब इनके बीच रिएक्शन करा दो यार। तो NaCl बना दिया प्लस H2O। तो यहाँ पे ये जो NaCl दिख रहा है ना, यही क्या है, आपका न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो सॉल्ट को पहचान लोगे ना, कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल भी याद रह जाएगा, किस तरह से सोचना यार, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसी कैटेगरी में बहुत बार क्या होता है, आपको सॉल्ट दिया रहता है और आपको पहचानना होता है वो किस एसिड किस बेस से मिलकर बना है। क्या बोल रहे, समझ रहे हो? आपको सॉल्ट का फॉर्मूला दिया रहेगा और आपको पहचानना होगा किस एसिड किस बेस से मिलकर बना है। जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है एसिड्स एंड बेसिस, आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस, बेस ही लिखते हैं, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन द सॉल्ट। यानी जो सॉल्ट है ना, उस सॉल्ट में कौन सा एसिड कौन सा बेस रहा होगा, वो चीज के बारे में आपको बताना है। जैसे पहला एग्जांपल NaCl है, इस सॉल्ट में कौन सा एसिड कौन सा बेस रहा होगा, ये पहचाना। कैसे पहचान करेंगे इसकी हम? तो देखो यार बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है ना, NaCl है, इसको वाटर के साथ ट्रीट करा दो। कोई भी सॉल्ट हो आप उसको वाटर के साथ ट्रीट करा दो, आपको पता चल जाएगा यार कौन सा एसिड और कौन सा बेस रहा होगा इसमें। कैसे? हाँ, प्लस माइनस में तोड़ने आना चाहिए यार, बस और कुछ नया नहीं करना है। जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं, वही अब भी करना है अपने को। NaCl को तोड़ेंगे, Na प्लस एंड Cl माइनस। H2O को भी तोड़ दो। H2O में कौन कौन सा आयन रहता है, H प्लस एंड OH माइनस। अब इसका प्लस वाला इसका माइनस, इसका माइनस वाला उसके प्लस के साथ कंबाइन कर लेगा, काम हो जाएगा। तो Na किसके साथ कंबाइन कर लिया, NaOH। Cl किसके साथ कंबाइन कर लिया, H के साथ बना दिया। मतलब NaCl आपका जो है ना, ये NaOH और HCl से मिलकर बना है। कहने का मतलब ये है ना, जो सॉल्ट का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, जो सॉल्ट में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसके साथ NaOH जोड़ देना है, और जो माइनस वाला पार्ट है ना उसके साथ H प्लस को जोड़ देना, काम हो गया। चलिए 2-4 एग्जांपल और करते हैं जिससे कि यार ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला Na2SO4, आपको ये पहचानना है यार कौन सा एसिड कौन सा बेस से मिलकर बना होगा। तो आपको कुछ नहीं यार, इसको आपको Na2SO4 को किसके साथ ट्रीट कराना है, वाटर के साथ, और इसको प्लस माइनस में तोड़ने आना चाहिए, बस इतना ही आपको करने आना चाहिए। Na2SO4 कौन कौन सा आयन है, कौन कैटायन कौन एनायन है, बता दो यार। तो ये 2Na प्लस में टूट जाएगा, प्लस SO4 2 माइनस, और H2O में तो पता ही यार H प्लस एंड OH माइनस। जो प्लस वाला है उसको माइनस के साथ जोड़ देंगे, माइनस वाला है उसको प्लस के साथ जोड़ देंगे, काम हो गया। Na और OH जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH। SO4 2 माइनस और H प्लस जब कंबाइन करेगा तो H और SO4 2 माइनस। वैलेंसी रूल का यार ध्यान रखना, H का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया
H2SO4, यानी यहाँ पे एसिड कौन सा हो गया, H2SO4, यानी सोडियम सल्फेट इसका नाम है Na2SO4 का। कौन से एसिड कौन से बेस से मिलकर बना होगा, तो ये बेस NaOH और एसिड H2SO4 से मिलकर बना होगा। इज दैट क्लियर? तो यार अब जो भी एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं ना, तुम लोग खुद से यार थोड़ा वीडियो पॉज करके कोशिश करना कि कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होगा वो सॉल्ट। चलिए क्या करना, केटायन वाले को OH माइनस, एनायन वाले को H प्लस के साथ जोड़ देना, काम हो गया, बस इतना ही सा करना है। चलिए हम आगे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए K2CO3 है, चलिए पहचानना है, तो इसमें आयंस पहचानो, कौन कौन सा आयन होगा, पोटेशियम आयन होगा, दूसरा कार्बोनेट आयन होगा। पोटेशियम K प्लस को किसके साथ जोड़ना है, वाटर के OH माइनस, यहाँ पे वाटर नहीं लिख रहे, अब तुम लोग समझ गए ना, हमेशा सॉल्ट को वाटर के साथ कंबाइन करा देना है, आपको दिख जाएगा। तो K प्लस को OH के साथ कंबाइन करा देंगे, KOH। CO3 2 माइनस को H प्लस के साथ कंबाइन करा दो, तो H और CO3 क्या मिलकर बना देगा, H2CO3। अब इस तरह से यार कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए ना, तो तुम लोग बता सकते हो। मान लीजिए सोडियम नाइट्रेट है, इसका सॉल्ट पहचान, एसिड और बेस पहचानना है, तो इसमें आयन कौन कौन सा है, Na प्लस सोडियम आयन है और साथ में नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन है। Na प्लस को किसके साथ जोड़ देंगे, माइनस, वाटर में माइनस वाला पार्ट कौन सा होता है, OH ना, तो जोड़ दो यार NaOH प्लस, NO3 माइनस, वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट H प्लस के साथ जोड़ दो। तो कौन कौन सा एसिड और बेस से मिलकर बना, ये बेस कौन सा NaOH, एसिड कौन सा है HNO3, काम हो गया। चलिए एक और है, आप लोग बता देना यार, एक और। मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट है, चलो यार थोड़ा जल्दी से इसको, तो ये कैल्शियम +2 और SO4 2 माइनस, ये -2। कैल्शियम +2 को किसके साथ जोड़ दें, OH माइनस के साथ जोड़ देंगे सर, जोड़ दो यार, तो CaOH, वैलेंसी रूल, OH कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है ना, OH का 1, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और एसिड वाला पार्ट क्या रहा होगा, तो सल्फेट है ना, सल्फेट को किसके साथ जोड़ देंगे, H प्लस और सल्फेट मिलकर क्या बना देगा, H2SO4। किस तरह से एसिड और बेस पहचानेंगे किसी गिवन सॉल्ट में, ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया ना यार सच में, तो यार आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके चलिए गुड। तो इस तरह से हम लोग पहचान करते हैं किसी एसिड और बेस का। तो ये चीज तो हमारा हो गया, सॉल्ट्स भी हो गया। अब हमें लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स का स्टडी करना है, उसके प्रिपरेशन मेथड का स्टडी करना है, ठीक है। तो इस सिलसिले में सबसे पहला जो कंपाउंड है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो आपका है कॉमन सॉल्ट। हेडिंग आप डाल सकते हो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा है, सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है, कॉमन सॉल्ट। बहुत इजी पार्ट है यार, बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड लगने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं है इसमें। कॉमन सॉल्ट, इसका फार्मूला क्या होता है, NaCl, राइट। टेबल सॉल्ट, खाने का नमक जो हम लोग यूज करते हैं कुकिंग फूड में, वही वाला नमक की बात हो रही है, NaCl। सबसे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। तो NaCl को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो हम लोग इन लेबोरेटरी बात करें, लेबोरेटरी में सिंपली NaOH और HCl के रिएक्शन से हम लोग NaCl बना लेते हैं, ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। बेस एसिड, एसिड बेस रिएक्शन क्या बना देगा यार, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये लैब में बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड हो गया। लेकिन यदि हम बात करें ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे कैसे बनाया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो इसका देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो यार हम लोग सी वाटर के इवापोरेशन से ऑब्टेन कर लेते हैं, इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, यानी जो समुद्र का पानी होता है उसको इवापोरेट करते हैं, तो नीचे आपका सेटल डाउन क्या कर जाता है, क्या क्रिस्टलाइज हो जाता है, कॉमन सॉल्ट आपका क्रिस्टल। उसको फिर प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन करके हम लोग वहां से कॉमन सॉल्ट प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट का मतलब क्या है, जिस तरह से आपका मेटल जो होता है ना जमीन के नीचे पाया जाता है ना, पता है ना मेटल, कोई भी मेटल, आयरन, कॉपर, जिंक, सोडियम, ये सारे मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के नीचे पाए जाते हैं, हवा में नहीं पाए जाते। तो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, किस सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं, जिस सब्सटेंस में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मिनरल्स। पढ़े हो ना यार थर्ड चैप्टर में मिनरल्स, ओर्स के बारे में। हाँ, तो जिस तरह से मेटल मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उसी तरह से कॉमन सॉल्ट भी आपका अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में रहते हैं,
जिसको हम कहते हैं एक तरह से मिनरल बोल सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रॉक सॉल्ट। उस मिनरल का नाम क्या है जिसमें NaCl प्रेजेंट होता है? रॉक सॉल्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट रॉक सॉल्ट, यानी जो रॉक सॉल्ट एक मिनरल है जिसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से भी आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड निकाल सकते हो। ओके, तो ये कॉमन सॉल्ट का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया। यूजेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। खाने का नमक में वो थोड़ा सा आप लोग NCERT से एक बार जस्ट रीड कर लेना, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं वो चीज़ें। और NaCl का बहुत सारा यूजेस अभी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे कंपाउंड बनाने में यूज होते हैं यार ये चीज़। तो एक तो हो गया NaCl, दूसरा कंपाउंड जो है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले यार इसका प्रिपरेशन मेथड की ही हम बात करेंगे। तो चलिए यार प्रिपरेशन मेथड कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो देखो यार इसको प्रिपेयर करने का जो मेथड होता है ना, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, इस मेथड का नाम याद रखिएगा यार आप लोग, क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सा सब प्रोसेस हम लोग ऑब्टेन करते हैं इसको? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है? बहुत ही सिंपल है यार। इसमें हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, अब बात है ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है यार? सिंपल सी बात है, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब नमक पानी, एकदम आम भाषा में बोले तो नमक पानी, यानी NaCl का सॉल्यूशन विथ वाटर, उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं? ब्राइन सॉल्यूशन कह रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। अब ब्राइन सॉल्यूशन का हमें क्या करना? इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोले आपके दिमाग में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा, उसके अंदर एनोड कैथोड आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, करंट पास कराना है, बस काम हो गया, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो मिलना है। देखते हैं यार, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है ना, तो एक ले लिए एनोड, एक ले लिए कैथोड, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसको हम बोल देंगे एनोड, इसको बोल देंगे हम कैथोड। और यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, किसका सॉल्यूशन लें, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है? ब्राइन सॉल्यूशन का। दैट मीन्स यहाँ NaCl प्लस H2O, यानी इस सॉल्यूशन में से हमको इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है। तो ये NaCl प्लस H2O जब आपस में इलेक्ट्रोलाइसिस जब इसका कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे यहाँ से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने से यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिलता है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा यार, कौन एनोड पे बनता है कौन कैथोड पे बनता है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें भी बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको लग रहा होगा रिएक्शन बड़ा हार्ड है, लेकिन इसको याद कैसे रखोगे बता दे रहा मैं। NaCl को तोड़ो, Na प्लस और Cl माइनस, वाटर को भी तोड़ो, H प्लस एंड OH माइनस। इसको किसके साथ जोड़ना चाहिए? OH के साथ जोड़ना चाहिए, NaOH बनना चाहिए, तो बन गया भाई NaOH। और दूसरा H और Cl मिलकर क्या बनाना चाहिए था? HCl बनाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, HCl H2Cl2 में टूट जाता है। अब ये याद रख लीजिएगा किसी तरह से, ठीक है ना। तो Na और इस वाटर का OH NaOH बना दिया, बच गया HCl, लेकिन HCl टूट जाता है किसमें? H2 और Cl2 अलग हो जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट, इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट बात है ना, Cl2 जो होता है ये आपका एनोड पे बनता है, जो H2 है ये आपका कैथोड पे बनता है, ये याद रखना पड़ेगा। इसको भी यार समझ सकते हो कैसे, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो जो भी इसके अंदर निगेटिव पार्ट होगा ना, निगेटिव पार्ट, जैसे HCl की यदि हम बात करें, यहाँ पे क्या बन रहा था एक्चुअली में? Na और OH, NaOH बनना चाहिए, प्लस H और Cl मिलकर क्या बना दिया? HCl। देखो यार ये सब जो बातें हम कर रहे हैं ना, वो रिएक्शन को कैसे याद रखना है हम उसकी बातें कर रहे हैं, ओके ना। तो अब HCl में भी आपका कौन कौन सा आयन था? H प्लस और Cl माइनस आयन। अब आप खुद ही सोचो जरा, एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, एनोड की ओर कौन भागेगा? H प्लस भागेगा कि Cl माइनस भागेगा? सोचो। तो एनोड पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे में कौन भागेगा इसकी ओर? Cl माइनस। यानी जो एनायन होता है ना वो एनोड के पास जाता है, और जो केटायन होता है ना, केटायन का मतलब पॉजिटिव, वो यहाँ पर निगेटिव आयन की ओर भागेगा, मतलब कैथोड की ओर भागेगा। तो याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि एनायन हमेशा एनोड के पास जाता है, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, और केटायन C फॉर केटायन, C फॉर कैथोड, यानी केटायन कहाँ जाता है? कैथोड के पास जाता है। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ इतनी सारी बातें। तो इस तरह से H प्लस आपका कहाँ जाएगा? केटायन है ना, C फॉर केटायन, C फॉर कैथोड, यानी ये जाएगा कैथोड पे, इसलिए H2 बन जाता है।
और Cl माइनस कहाँ जाएगा, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, यानी एनायन जाएगा एनोड पे और ये बना देगा Cl2। तो इसलिए ये एनोड पे, ये कैथोड पे बन गया। और NaOH जो होता है ना, ये आपका एक्चुअल में नियर कैथोड बनता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या मिल गया, NaOH। इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों पड़ा, तो क्लोर एल्कली में ये देखना यार, प्रोडक्ट आपको जो मिल रहा है ना, उस बेसिस पे इसका नाम रखा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब हो गया क्लोरीन मिल रहा था आपको, एल्कली का मतलब NaOH मिल रहा था। तो NaOH और Cl2 साथ में H2 भी मिलता है, तो क्लोरीन और एल्कली मिलता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रख दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस। दैट्स इट। ओके, तो ये आपका हो गया सेकंड कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं, बेकिंग सोडा। आते हैं बेकिंग सोडा। तो देखिए बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। नाम क्या लिखते हैं इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम क्या लिखते हैं इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रिपेयर कैसे करा जाता है इसको, सिंपल है, NaCl H2O CO2 प्लस NH3। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये मिलकर आपका बना देता है, क्या बना देता है यार, देख लो। तो ये आपका NaHCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसको समझा भी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो एज अ हिंट मैं समझा देता हूँ किस तरह से होता है। H2 और CO2 मिलकर क्या बनाता है, H2CO3। देखो तो H2CO3 मिल जाएगा यहाँ से। और ये NaCl में कौन कौन सा आयन है, Na प्लस और Cl माइनस आयन है। ये समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ यार, बाकी आपको ये रिएक्शन याद रख लेना है। यदि समझ जाओ तो अच्छी बात है यार, थोड़ा याद करना पड़ेगा। H2CO3 किस तरह से टूट जाता है, H प्लस एंड HCO3 माइनस में, और यही Na प्लस इसके साथ जाकर जुड़ जाता है और ये H इसके साथ जाकर जुड़ जाता है। तो ये जब आपस में कंबाइन करेगा ना, तो ये NaHSO3 बना देता है और प्लस H और Cl HCl बना देता है। अभी तक NH3 का कोई रोल नहीं था, तो NH3 यहाँ पे बैठा देख रहा था भाई कि मेरे साथ कौन आएगा भाई जुड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ इतने में क्या होता है, HCl आया, NH3 और HCl मिलकर बना देता है NH4Cl। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बन गया क्या, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, आगे हम लोग इस रिएक्शन को यूज भी करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो देख रहे हैं NaHCO3, इसको जब हीट करते हैं ना, तो ये वापस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बना देता है। क्या क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 वापस बना देता है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो बेकिंग सोडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जाननी है आपको। सबसे पहले तो बेकिंग सोडा के यूजेस इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक तो इसको यूज करते हैं, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3। एक तो हम लोग इसको एज एन एसिड यूज करते हैं। क्यों, जब हमारे स्टमक में जब ओवर मतलब ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाना खाने की वजह से यदि एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से एसिडिटी प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस एसिडिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक एंटासिड का काम करता है और ये हमारे अंदर के एसिड को मार देता है। कैसे, मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस HCl प्रोड्यूस हो गया, तो ये क्या करेगा, NaHCO3 जो है ना, पढ़ाए थे ये रिएक्शन तुम लोग को, हम इससे पहले भी पढ़ाए हैं, जाके देखना रिएक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट, वहां पे ये रिएक्शन हम बताएं। प्रोडक्ट कैसे बनाता है, तो इसको आपको तोड़, देखिए प्लस माइनस में तोड़ने आना चाहिए और कुछ नहीं करना है आपको। ये Na प्लस और HCO3 माइनस में टूट गया, Na प्लस और इसको तोड़ दो H प्लस Cl माइनस में। तो इस तरह से Na और Cl मिलकर NaCl बना देगा, प्लस ये H और ये कंबाइन H2CO3, लेकिन जो टूट जाता है H2O एंड CO2 में। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो HCl था वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया बाय NaCO3। क्या अब HCl रहा गई, खत्म। तो इस तरह से जो हमारे अंदर स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, दैट एसिड हैज बीन
ये न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। तो इसलिए बेकिंग सोडा को हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एंटी एसिड। एक तो यूज़ ये हो गया। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है एज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में, इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा कहते हैं हम लोग NaHCO3 को, बेकिंग पाउडर आपका NaHCO3 प्लस टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड या इसके जगह पे कोई भी एक वीक माइल्ड एसिड भी हम लोग ले सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली क्या होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का सॉल्यूशन, मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं बेकिंग पाउडर। और ये बेकिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं आप लोग जानते हो। देखो होता क्या है, जब हम लोग ब्रेड और केक बनाते हैं ना, तो ब्रेड और केक में हम लोग ये बेकिंग पाउडर मिक्स कर देते हैं। बेकिंग पाउडर डालने से फ़ायदा क्या होता है, जो केक और जो ब्रेड बनता है ना, देखते हो ना कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है। तो वो जो सॉफ्ट और जो स्पंजी नेचर का होता है ना, वो ये बेकिंग पाउडर डालने की वजह से होता है। ऐसा क्या खास बात है इसमें, देख लेते हैं। तो NaHCO3 टार्ट्रिक एसिड, ये एसिड है ना, एसिड है, इसका मतलब इट विल गिव H+ आयन। बाकी कुछ और भी मिलेगा, उससे हमें मतलब नहीं है। होता क्या है, ये NaHCO3 प्लस H+, ये बना देता है आपका Na2CO3, सॉरी ये सॉल्ट बना देगा, और प्लस ये H2O एंड CO2 बना देता है। और यही CO2 जो होता है ना, पता है CO2 क्या होता है, गैस होता है ना। तो ये जो CO2 गैस है ना, वही गैस उस ब्रेड या फिर जो भी केक है उसके अंदर चला जाता है, और इसके वजह से क्या हो जाता है, वो बिल्कुल फ्लफी एंड सॉफ्ट नेचर का हो जाता है। तो ये जो गैस होता है, इट मेक्स ब्रेड एंड केक सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी। ओके, तो ये आपका बेकिंग पाउडर का रोल होता है। और बेकिंग पाउडर किससे बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक एसिड से बना है। ये सेकंड हो गया। एक थर्ड यूजेस भी है, अगेन एक इंपॉर्टेंट यूजेस इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका क्या रोल है भाई। तो फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए जो हम लोग यंत्र यूज करते हैं उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, आपका दो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं। एक में आपका रखा होता है बेकिंग सोडा और दूसरे में होता है सल्फ्यूरिक एसिड। यानी इसमें एक्चुअली में दो कंटेनर होता है, एक में आपका बेकिंग सोडा होगा और दूसरे कंटेनर में होता है सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ। जब हम लोग को आग बुझाना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉब प्रेस करते हैं। जैसे नॉब प्रेस करेंगे ना उस फायर एक्सटिंग्विशर का, तो होता क्या है, इसका मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है। NaCO3 H2SO4 के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये है एसिड और NaHCO3 एसिड को हम H+ ही लिख देते हैं केवल। तो जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा, अगेन इनके बीच में रिएक्शन होगा, तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा। और ये जो CO2 बन रहा है, इसी CO2 को हम लोग उस बर्निंग सब्सटेंस के अबाउट चारों ओर, जो बर्निंग सब्सटेंस जो जल रहा है उसके चारों ओर ये CO2 गैस का एक लेयर बन जाता है, एक ब्लैंकेट बना लेता है CO2 गैस, जिससे कि क्या करता है, उस बर्निंग सब्सटेंस और ऑक्सीजन का जो संपर्क होता है, कांटेक्ट होता है, उसको कट कर देता है, क्योंकि बीच में क्या आ गया, CO2। तो जब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के नॉब को प्रेस किए तो इन दोनों का मिक्सिंग स्टार्ट हो गया, इन दोनों का मिलन स्टार्ट हो गया। ये मिलकर भाई CO2 गैस बनाया, ढेर सारा CO2 बनेगा, तो वो CO2 गैस क्या हो गया, उस बर्निंग सब्सटेंस के चारों ओर आ जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट कट जाएगा बर्निंग सब्सटेंस से, फायर आपका बुझ जाएगा। बात आई समझ में क्या क्या हो रहा है, हाँ याद रखना पड़ेगा। तो ये बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो मैंने इतना कहानी बता दिया भाई, बाकी आप लोग थोड़ा लिख लेना है इसको लैंग्वेज में अपने। चलिए, तो ये हो गया बेकिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अगेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला होता है CaOCl2। यदि हम नाम की बात करें, CaOCl ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसे ये ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका प्रिपरेशन मेथड की हम बात करें तो ये एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में, यही लाइम वाटर है ना, इसमें हम Cl2 को पास कराते हैं, Cl2 गैस को। Cl2 कहाँ बना था, क्लोर अल्कली, क्लोरीन अल्कली, याद है, कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन बना था Cl2। तो वही Cl2 को हम क्या किए, लाइम वाटर से पास करा दिए, COH2 से पास करा दिए। तो ये आपका डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
ये आपका CaOCl2 प्लस H2 बना देता है और यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला और भी कॉम्प्लेक्स होता है, बट सिंपल आपको 10th लेवल पे ये फार्मूला याद रख लेना ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया। और ब्लीचिंग पाउडर का यार एक द इम्पॉर्टेंट यूजेस है, कॉटन और लाइनन इंडस्ट्री जो होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब ब्लीच करने के लिए, कपड़े का रंग उड़ाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये पानी का प्योरिफिकेशन में भी यूज़ होता है, जो जर्म्स होते हैं ना पानी में, उसको मारने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, हो सकता है कहीं कहीं यूज़ आ जाए, तो इसलिए एक बार NCERT से यूजेस जरूर पढ़ लेना यार, ठीक है ना। मैं लिखने लगूँ तो यार थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, हमको यार वन शॉट थोड़ा लेक्चर को शॉर्ट बनाना, इसलिए ठीक है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वॉशिंग सोडा, दो कंपाउंड और बच गया, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। वॉशिंग सोडा फार्मूला होता है Na2CO3.10H2। ध्यान रखना, Na2CO3 केवल रहा तो हम उसको वॉशिंग सोडा नहीं कहेंगे, उससे हम सोडियम कार्बोनेट ही कहेंगे। तो वॉशिंग सोडा एक्चुअल में क्या होता है, Na2CO3.10H2। बनता कैसे, इसका प्रिपरेशन मेथड की हम बात करते हैं। इसको डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब H2O, 10H2O। ओके, तो देखो यार ये बनता कैसे है, तो सिंपली हम लोग सोडियम बाई का, ये हम लोग प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, जाना बेकिंग सोडा में देखना। NaCO3 को हीट किए थे, क्या क्या बना था याद है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बना दिया था। और यही जो Na2CO3 दिख रहा है ना, इसी को हम लोग एक्सेस वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, Na2CO3 10H2O के साथ कंबाइन करके बना देगा Na2CO3.10H2O। इसे हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। ओके, यदि हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो ये सोडा S में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 10H2O गायब हो जाएगा वहाँ से। तो ये आपका वॉशिंग सोडा हो गया। प्रिपरेशन मेथड याद रहेगा, यही है प्रिपरेशन मेथड इसका। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किए, मिला Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2, और फिर ये Na2CO3 वाटर के साथ कंबाइन करके Na2CO3.10H2, 10H2 ये याद रखिएगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ प्रेजेंट रहता है। इसका एक यूजेस याद रखिएगा, ये जो है ना, यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाने में यूज होता है। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, देखना, कुछ वाटर जो होता है ना, आप साबुन या सर्फ के साथ उसको मिक्स करोगे तो वो झाग बनाता है, फॉर्म बनाता है। कुछ वाटर जो होते हैं ना, वो फॉर्म बड़े आसानी से नहीं बनाते, झाग आसानी से नहीं बनाते। तो ऐसे वाटर जहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेशन, उसको लेदर कहते हैं, LATHER, लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ऐसे वाटर जो लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता, उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। और जो लेदर का फॉर्मेशन इजीली करता है, फॉर्म झाग आसानी से बनाता है, उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर का हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग ये सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ओके, तो लास्ट जो हमारा टॉपिक बच गया, लास्ट कंपाउंड, वो बच गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं, ये प्रिपेयर कैसे करा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, ये एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है जिप्सम। याद रखना यार, इंपॉर्टेंट है ये भी कंपाउंड, जिप्सम इंपॉर्टेंट है। जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगेन टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर 100 से ज़्यादा ले गए तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो इसमें से क्या होता है ना, यहाँ कितना वाटर मॉलिक्यूल है, 2 ना, 2 में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, केवल आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बच जाता है, ठीक है ना। तो ये हाफ H2O बच जाएगा, प्लस 1.5 H2O गोज आउट, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये जो कंपाउंड आपको मिला CaSO4.12H2O, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, POP। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बड़े काम का चीज़ होता है। इसका एक तो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है। अच्छा, यदि इसी को जिप्सम को यदि आप हीट करते हो अबव 100 डिग्री सेल्सियस,
above 100 डिग्री सेल्सियस या ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस आप करते हो तो सारा का सारा इसका पानी बाहर चल जाएगा और ऐसे में जो कंपाउंड मिलता है इसे हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, जो कि आपके कोई काम का नहीं होता है। ओके, इसके यूजेस की हम बात करें तो एक तो ये आपका कहाँ यूज होता है, मेकिंग टॉयज, स्टैचूज, ये सब हार्ड सब्सटेंस बनाने में यूज होते हैं। टॉयज, स्टैचू, ये सब बनाने में यूज होते हैं। इसके अलावा फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, इसके पास बहुत बार देखे होंगे कि जो घर में दीवार उवार कहीं टूट जाता है ना, तो हम लोग एक वाइट पेस्ट लाते हैं, उस पर लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है वो प्लेन हो जाता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना इन फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने में यूज होता है, इन ज्वाइनिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होता है ना उसमें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CsSO4.12H2O का लेप लगाते हैं और यही क्या करता है ना, वाटर से हाफ H2O, देखो जब हम लोग जैसे हाथ फ्रैक्चर कर गया, जब हम प्लास्टर पेरिस लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो पहले थोड़ा सॉफ्ट रहता है, लेकिन वो जमने के बाद एक बहुत हार्ड सब्सटेंस बना देता है, हिलता भी नहीं है यार, बहुत हार्ड हो जाता है ना। तो जो हार्ड सब्सटेंस हो जाता है वो एक्चुअल में जिप्सम होता है। यानी CaSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टार्टिंग में था, लेकिन वाटर के साथ मिक्स करके जब हम इसको सर्फ लगाते हैं हाथ पे, तो ये बना देता CaSO4.2H2O विच इज एक्चुअली जिप्सम, विच इज वेरी वेरी हार्ड। तो ये है आपका जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो इस तरह से हमने सारे कंपाउंड्स का प्रिपरेशन मेथड, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी देख लिए। आप लोग एक बार एनसीईआरटी से भी यूजेस जरूर देख ले, बाकी चीजें हमने बता दिया है, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर कर लिया है यार इस वीडियो में। तो इसलिए आप लोग यार सिंसियरली एक बार वीडियो अच्छे से देखना यार, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट नहीं आएगा। यदि कोई डाउट आता है आप कमेंट में बताना यार, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए यार लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं यार नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ, इसमें हम एक नए चैप्टर की रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।